लोड बैलेंसर की हम बात कर रहे थे। लोड बैलेंसर नॉर्मली क्या काम करता है? लोड बैलेंसिंग का सिंपल काम जो AWS के अंदर होता है उसको हम ELB कहते हैं, इलास्टिक लोड बैलेंसर, क्योंकि ये इलास्टिसिटी पर होता है। जैसे जैसे लोड इस पर बढ़ता है वैसे वैसे अपने आप को ये मैनेज कर रहा होता है। तो हमने कोई मशीन या कोई बनाना नहीं होता। इलास्टिक लोड बैलेंसर एक कंपोनेंट है, सैस सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आप कह लें, ठीक है ना। या आप सिंपल इसको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर आधा काम ये करके देता है, आधे काम की कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड बनाना, सर्टिफिकेट लगाना, ये सारे काम। लोड बैलेंसर की जो सर्विस है इसके प्राइमरी जो है ना वो 3 काम है। नंबर 1, आपकी जो ट्रैफिक आ रही है उसको बैलेंस करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना एक या एक से ज़्यादा मशीनों के ऊपर। नंबर 2, जो सर्टिफिकेट होता है जिसको हम SSL सर्टिफिकेट कहते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कराना, क्योंकि मशीन पे डायरेक्ट सर्टिफिकेट कनेक्ट नहीं हो सकता, तो उसको जो है वो लोड बैलेंसर पे कनेक्ट करवाना होता है। नंबर 3, अब तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे सर, है, हाँ बोले। मशीन पे सर्टिफिकेट कन्फिगर क्यों नहीं हो सकता? अगर मशीन के ऊपर वेब सर्वर चल रहा है तो क्यों नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे जो मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ ना वो सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ जो AWS आपको एज अ कंसोल देता है, जिसको हमारी ज़बान में अमेजोन सर्टिफिकेट मैनेजर या ACM कहते हैं, यानी कि एज अ सर्विस दे रहा है। आप जो बात कर रहे हो उसमें होता है कि वो सर्टिफिकेट की चेन डाउनलोड हो जाती है और हम मशीन के अंदर जाके उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे IAS में करते हैं या यूबंटू अपाची में करते हैं हम लोग, जैसे कि लेट्स एनक्रिप्ट के सर्टिफिकेट्स होते हैं या इस तरह के। मैं जिस सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ वो है जो AWS अपना देता है अमेजोन सर्टिफिकेट मैनेजर से, फ्री ऑफ कॉस्ट, ना लगाने का झंझट ना खरीदने का झंझट। AWS खुद देता है आपको पूरे साल के लिए फ्री, आप लोड बैलेंसर पर लगा दें और चला दें उसको। अंदर पोर्ट 80 चल रही होगी, बाहर 443 होगी, ये उसकी उसकी बात कर रहा हूँ। तो 3 फायदे मैंने बता दिए लोड बैलेंसर के। फायदा नंबर 1, अगर आपको अपना ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना हो एक या एक से ज़्यादा मशीन पर। फायदा नंबर 2, अगर आपने SSL सर्टिफिकेट को इसके ऊपर लगाना हो वाया लोड बैलेंसर, कि आपकी मशीन के ऊपर जो साइट चल रही है उसके ऊपर ताला बना आ जाए, सिंपल। फायदा नंबर 3, अगर आपको HTTPS से HTTP में कन्वर्ट करना है या HTTP से HTTPS में कन्वर्ट करना है आपको, कि ट्रैफिक बाहर से HTTPS पर आए और अंदर HTTP पर आ जाए, क्योंकि सर्वर के अंदर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो पोर्ट 80 पर रिसीव करेगा एज अ लिसनर, लेकिन बाहर से जब आप उसको खोलेंगे तो वो पोर्ट 443 पर खुलेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब ट्रांसफ़र कर देगा पोर्ट 80 के ऊपर। उस पर्पज़ के लिए भी आप लोड बैलेंसर को यूज़ करते हैं। चौथा, ऑटो स्केलिंग है, लेकिन वो मैं फ़ायदे में नहीं डाल रहा, क्योंकि ऑटो स्केलिंग भी कोई ना कोई मशीन बना के ही डालेगा, जिसको हम ऑलरेडी फ़ायदा नंबर 1 में देख चुके हैं। तो 3 फ़ायदे आपने याद रखने हैं। बहुत सारे लोग मशीनें एक से ज़्यादा नहीं बनाते, वो कहते हैं हमारी मशीन एक ही है तो हम लोड बैलेंसर क्यों यूज़ करें। इस क्यों का जवाब मैंने दे दिया बकिया 2 रीज़न के ऊपर। फ़ायदा नंबर 2, सर्टिफिकेट लगाना है। फ़ायदा नंबर 3, HTTPS से HTTP में या HTTP से HTTPS पे कन्वर्ट करना है आपको। उसके लिए हम लोड बैलेंसर की सर्विस को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है किसी साथी का तो पूछ ले भाई। सर, इसको SSL ऑफलोडिंग। करेक्ट, यही ऑफलोडिंग, वो मेरे दिमाग में लफ्ज़ नहीं आ रहा था। SSL ऑफलोडिंग मुझे करनी होगी तो मैं इसके ऊपर करूँगा आके। वो SSL ऑफलोडिंग अंदर नहीं होगी, अगर अंदर होती तो अंदर मैं पोर्ट 80 यूज़ ना कर रहा होता, पोर्ट 443 यूज़ करता, जिसको हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहते हैं SSL के ऊपर। सर, इसके अंदर एक बात ये बताइएगा कि इसके अंदर क्या कोई वेब वाले फीचर्स होते हैं? क्योंकि नॉर्मली जो हम नेटवर्क लोड बैलेंसर है बहुत सारे वो वेब के फीचर्स के साथ आते हैं। इसके अंदर भी कोई वेब के फीचर्स हैं? अभी इस बारे में मैं रोकता हूँ आपके सवाल को कासिम। अभी हम आधे घंटे में जब इसके फीचर पढ़ेंगे ना शायद आपको जवाब मिल जाए उसके अंदर। आप लिख लो पॉइंट इसके ऊपर, मैं अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ तो मे भी आपको उसके अंदर आपका जवाब मिल जाए, क्योंकि आगे फीचर आने वाले हैं। आगे तीनों लोड बैलेंसर आएंगे, एप्लीकेशन लोड, क्लासिक लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर। मैं तीनों का फ़र्क भी बताऊंगा, क्यों क्या कैसे में, बहुत बारीक और एक फ़र्क है। और है गेटवे लोड बैलेंसर। गेटवे लोड बैलेंसर है बट अमूमन हम उसको यूज़ नहीं करते, मतलब मैंने पर्सनली अभी तक उसको यूज़ नहीं किया। सर, वो तो वो थर्ड पार्टी अप्लायंसेस के वो साथ होता है थर्ड ना? पार्टी अप्लायंस और फायरवॉल के लिए होता है। तो मैं सऊदी मिनिस्ट्रीज के साथ भी 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, वो अपनी डायरेक्ट फायरवॉल लगा लेते हैं। तो गेटवे लोड बैलेंसर थोड़ा महंगा पड़ता है उनको, इसलिए वो अमूमन यूज़ नहीं करते। तो थ्योरेटिकल तो मैं जानता हूँ बट प्रैक्टिकली अभी तक यूज़ करने का मौका इसलिए नहीं मिला, क्योंकि वो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो उसको बेहतर नहीं समझते, उसकी जगह पे उनके पास अपनी फायरवॉल्स मौजूद हैं।
इस वजह से। खैर हम, जो फॉर्टी वगैरह F5 वगैरह की जो लगती हाँ है मेरे पास जितने कस्टमर है कासिम, वो सब के सब पोलो ऑल्टो 40 गेट पे खुश हैं सारे। और लोड बैलेंसर अगर उनको जाती लगाना, तो क्योंकि अरबी हैं, अरबी डबल डबल लेयर भी लगाते हैं, उनका शौक है कि एक लेयर आए फिर अंदर वाली लेयर आए, तो वो F5 या A10 लोड बैलेंसर पे खुश होते हैं, इसलिए वो गेटवे पे जाते ही नहीं है वो। ठीक। ठीक है, चले आगे चलते हैं। मैं इस सर्विस के बारे में बताऊंगा, तो आप लोगों के जो सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। देखिए सिंपल लोड बैलेंसर की डेफिनेशन क्या है। लोड बैलेंसर आप सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, मैंने आप लोगों को मालूम है मैं स्लाइड रीड नहीं करता नॉर्मली, मैं उसको सिंपल ज़बान में बताता हूँ ताकि आपको आसान ज़बान में समझ में आ जाए। इतनी लंबी स्लाइड, इतनी लंबी दास्तान लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बहुत सारी बातें मैं अपनी बातों में नहीं बोल पाता, वो यहाँ लिखा होता है कि आपने कंटेनर चलाना है, किस किस के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। EC2 इंस्टेंस है, कंटेनर है, IP एड्रेस है, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन बहुत ज़रूरी है। मुझे याद आ रहा है नुमान या जफ़र भाई ने पूछा था VPC बनाते वक्त कि यार हम मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन या डाटा सेंटर क्यों बनाते हैं, एक ही सबनेट यूज़ कर लें। यहाँ पे उसका जवाब है, अगर आप पब्लिक लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हैं तो 2 पब्लिक सबनेट चाहिए अलग अलग डाटा सेंटर में, उन्हें बनाने ही नहीं देगा, आपको एरर दे देगा। और अगर आप प्राइवेट बना रहे हैं तो प्राइवेट सबनेट्स चाहिए। अब तो नुमान और जफ़र भाई आप लोग को प्राइवेट और पब्लिक सबनेट्स का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। नहीं ये मेरी तरह से क्लियर है, अच्छा हो क्लियर है। हाँ तो नहीं नहीं, वो सबनेट वाला पार्ट है। करेक्ट। मैं सोल्यूशन डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूँ कि बहुत हाँ, सारे वो लोगों का तो हम लोग सवाल डिजाइन आते करते ही हैं। है ना। हाँ, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है 2 क्यों बना रहे हैं, एक में ही चला लें। तो यहाँ पे वो 2 वाली बात आई। मशीन के अंदर 2 की एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता, क्योंकि नुमान ने हमारे साथ मशीन बनाई है, कासिम ने बनाई है, ठीक है ना। आप लोग को पता है कि मशीन किसी एक सबनेट पर बनती है, 2 मिला तो होता है, लेकिन बनाते किसी एक ही सबनेट पर है। ऐसा है नुमान, हम दोनों यूज़ नहीं करते इसके ऊपर, ठीक है जी सर। लेकिन लोड बैलेंसर पर जब आप आते हो, तो लोड बैलेंसर पर आपका सवाल मुझसे होना चाहिए, सर 2 सबनेट क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, लोड बैलेंसर जो होता है ना, मल्टी एजी होता है। क्यों? इसको तमाम मशीनों को देना है एक्सेस ना। और जब लोड बैलेंसर आता है ना, तो ये कंप्लीट आपका 3 टियर आर्किटेक्चर, वही सोल्यूशन डिज़ाइन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। इसमें फ्रंट एंड, क्वेरी अगर मैं हाँ करूँ हाँ, आपके नहीं नहीं, अब इसकी ओके। क्यूरी साथ साथ करते रहे। अगर वो हाँ, क्यूरी तो ये इसमें क्या होगी तो मैं रोक दूंगा, जैसे मैंने कासिम को रोका है, और अगर इससे हटकर होगी तो मैं फौरन जवाब दे दूंगा। नहीं मैं लोड बैलेंस के बारे में पूछ रहा हूँ कि लोड बैलेंसर जो होता है वो सेम टाइप के 3-4 सर्वर लगे हुए हैं, उनके लाइक उनकी फंक्शनैलिटी को सेम फंक्शनैलिटी के सेम मैं 4 सर्वर लगा दिए, उसके ऊपर हम लगाते हैं या कहीं और लगाते हैं? लोड बैलेंसर रूल क्या होता है? लोड बैलेंसर का काम उस दुकानदार के मालिक की तरह है कि कस्टमर उसके पास आएगा, सर मुझे जूता दिखा दें, और दुकानदार बोलेगा भाई जफ़र ज़रा फला कस्टमर को आप ट्रीट कर लो, नुमान बिजी है। लेकिन सही बात। नुमान और जफ़र का ओहदा सेम है, लेवल सेम है, सैलरी सेम है, टाइमिंग सैलरी सेम है, लेकिन नुमान बीमार हो गया तो नुमान को रिप्लेस फौरन कोई और कर देगा। ये मालिक का काम है। तो लोड बैलेंसर के पीछे मशीन अगर अनहेल्दी हो जाती है, अनहेल्दी का मतलब जिस सर्विस पे आप, जिस पोर्ट पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोर्ट 80 पर, उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, चाहे सर्वर का मसला हो, चाहे अंदर की एप्लीकेशन का मसला हो, वो उसको अनहेल्दी बीमार डिक्लेयर करके साइड पे कर देगा और उसी जगह नया सर्वर फौरन ले आएगा। जी अच्छा जफर। उस्मान, हम नॉर्मली जो है जब हम सोल्यूशन डिजाइन करते हैं कस्टमर का, वहाँ पे जब परफॉर्मेंस के इश्यूज आते हैं ना, तो वहाँ पे लोड बैलेंसिंग की बात आती है, लेकिन हमने कभी भी मल्टीपल सर्वर नहीं रखे। क्या मतलब उसका? देखिए मल्टीपल सर्वर, वही मैंने बताया अभी जो हमेशा हमने नहीं आप, रखे। हाँ जब आप लोड बैलेंसर की वो पढ़ रहे हैं ना मुझसे प्रेजेंटेशन, तो अपने माइंड में बार बार वो शुरू की 3 बातें याद रखिएगा कि लोड बैलेंसर का मकसद सिर्फ लोड बैलेंसर नहीं है, 2 और काम भी है। मेरे 10 में से 9 कस्टमर एक सर्वर चलाते हैं खाली सिंगल, वो लोड बैलेंसर को उस पर्पस के लिए यूज ही नहीं करते 2-2 3-3 4-4 सर्वर, लेकिन उनको सर्टिफिकेट का चाहिए होता है और चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर एक और बात भी समझ लें आप लोग, लोड बैलेंसर पब्लिक सबनेट पर बनाया जाता है अमूमन, क्यों? ट्रैफिक बाहर से आनी है। लेकिन क्या लोड बैलेंसर पर डायरेक्ट ट्रैफिक आती है? कोई साथी बताएगा मुझे, लोड बैलेंसर डायरेक्ट ट्रैफिक एक्सेप्ट करता है क्या बाहर से, या इसके आगे कुछ और कोई सिक्योरिटी गार्ड या कुछ फायरवॉल या कुछ लगा होता है? जी लाइक राउटर्स यूज होते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक को लेकर के राउट करने के लिए। वो तो राउट और हो गए, लोड वो तो राउटर हो बैलेंसर गए। जो हो गया, लोड बैलेंसर जो हो गया, वो दो सर्विसेज के दो सर्वर्स दरमियान हो गया ना। लाइक मैं डेटाबेस का लोड डिवाइड कर रहा हूँ, या मैं आपने कोई सर्विस में डिप्लॉय की हुई है उसका लोड डिवाइड कर रहा हूँ। एक सर्विस है लाइक वो बल्क अपलोड प्रोसेस करता है। अब मेरे पास पीछे बहुत सारे एमटीओज फाइलें भेज रहे हैं, तो मैंने 4 सर्वर लगा दिए या 2 सर्वर लगा दिए, फॉर एग्जाम्पल 4 बहुत बड़ी बात है, 2 सर्वर लगा दिए कि भाई ठीक है जी ये 50 फाइलें एक साथ अपलोड पे आ गई हैं, तो आप इनको डिवाइड कर लेना लोड को। इस स्कोप के लिए हम लोड बैलेंसर लगाएंगे। लेकिन अगर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि लाइक फॉर एग्जांपल
एक सर्वर किसी वजह से डाउन हो गया या एक सर्वर अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं राउटर यूज करूंगा। मैं इसको थोड़ी नहीं, काफ़ी हद तक सही है। मैं सोल्यूशन डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूँ। लोड बैलेंसर का जो ये वाला लोड बैलेंसर का फीचर हम पढ़ रहे हैं, ये एप्लीकेशन सर्वर के लिए है, डेटाबेस के लिए नहीं है ये। और तो हमारे लिए ट्रांसपेरेंट ही होगा ना, हमारे लिए अपनी सर्वर ही है ना। पहले बैक लगती है। हाँ, तब यार दो बातें मिक्स हो गई। जफर वाली पहले वाली बात पे क्लियर कर लूँ कि लोड बैलेंसर जब आप लगाते हैं तो इसको आगे सिक्योर करने के लिए पहली बात तो ये है कि लोड बैलेंसर ये कोई सर्वर नहीं है, याद रखिएगा, ये एक कंपोनेंट है। यानी कि AWS हमें एज अ सर्विस दे रहा है ये, हम अपना कोई सर्वर नहीं बनाते, ठीक है। तो इसमें ये परेशानी की बात तो नहीं है कि इस सर्वर में कौन सी मतलब इंजन लगाऊं। अप्लायंस तो नहीं कहते, अप्लायंस वो होती है जो आप AWS की मार्केट प्लेस से खरीदते हैं। नहीं, मार्केट प्लेस से खरीदते हैं। AWS में हम जब मशीन बना रहे तो आपको याद होगा एक मार्केट प्लेस का ऑप्शन था जो हमने नहीं किया, लेकिन मार्केट प्लेस का ऑप्शन होता है उसके अंदर। वर्डप्रेस का सर्वर आप बना सकते हैं या कोई भी ऐसा सर्वर आप ले सकते हैं मार्केट प्लेस से। साथ आप एक और पॉइंट लिखिएगा ज़रा, साथ एक पॉइंट लिखिएगा कि हमने, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, साथ हमने ऑटो स्केलिंग में एक और लैब करनी है, हमने मार्केट प्लेस से वर्डप्रेस का सर्वर उठाना है, कोशिश करनी है। तो एक मार्केट प्लेस का टच आप लोग को मिल जाएगा। एक तो हमने कस्टम EMI बनाई है। मार्केट प्लेस से वर्डप्रेस की बजाय अगर मार्केट प्लेस से आप कुछ फायरवॉल वगैरह लेके, फायरवॉल का प्रॉब्लम है ना जफर भाई, फायरवॉल का प्रॉब्लम ये है कि मैं बताता हूँ, देखिए इस लैब, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, नहीं यहाँ पे अप्लायंस का मकसद वो नहीं है। पहली बात तो ये, मुझे लोड बैलेंसर की एक लैब करानी है कि लोड बैलेंसर पर एक फ्रंट एंड की कोई एप्लीकेशन खुल जाए। अब वो एप्लीकेशन नॉर्मली हम वर्डप्रेस या इंजन या यूबंटू यूज़ करते हैं। फायरवॉल लोड बैलेंसर के पीछे इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि फायरवॉल इटसेल्फ एक फायरवॉल के तौर पे इस्तेमाल होता है, लोड बैलेंसर सॉरी, तो इसके पीछे फायरवॉल नहीं लगती। फायरवॉल हमेशा फ्रंट एंड लगती है। मैं स्पेसिफिक लोड बैलेंस की बात नहीं कर रहा, फिर जनरल बात कर रहा हूँ कि जो आप वो लेंगे ना मार्केट प्लेस से, तो कोई फायरवॉल वगैरह का या किसी अप्लायंस का अगर जो है ना कोई लैपटॉप वो ले नहीं सकता ना, मैं वही बता रहा हूँ। एक तो उसका नहीं, बात एक्सपेंसिव की भी नहीं है, ये कोई सोल्यूशन डिज़ाइन बनेगा नहीं ना, क्योंकि जो भी फायरवॉल वहाँ से उठाया जाता है ना वो लोड बैलेंसर को रिप्लेस करता है, इसके पीछे नहीं आता कभी भी। बहुत सारी दुनिया भर में लोग कहते हैं कि हमें AWS का लोड बैलेंसर जो डिफ़ॉल्ट है नहीं चाहिए, मुझे पोलो अल्टो चाहिए, FortiGate चाहिए, ट्रैफिक डायरेक्ट उसके ऊपर आए और वहाँ से अंदर जाए, जिसको हम एज फायरवॉल कहते हैं या एज नेटवर्क कहते हैं। तो लोग इसको रिप्लेस करते हैं। तो इसके साथ सोल्यूशन डिज़ाइन का कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। इसके पीछे हमेशा एप्लीकेशन सर्वर आता है, इसके पीछे कभी भी नेटवर्क फायरवॉल या चीज़ें नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसके पीछे आएंगी तो डबल लेयर हो जाएगी और आपका पैकेट लॉस होना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। अच्छा, दूसरी जो सिक्योरिटी की बात हो रही थी वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ। इन तरह के लोड बैलेंसर के आगे एक तो पोर्ट 80 या 443 ही खोला जाता है। अमूमन 443 होता है क्योंकि वो SSL से इनक्रिप्ट होता है, आपका जो इनक्रिप्शन इन ट्रांजिट होता है उससे होता है। दूसरा, इसके आगे WAF लगाया जाता है, WAF में रूल्स लगते हैं। और सिक्योर करना है तो आप शील्ड भी लगाते हो जो कि DDoS अटैक्स को प्रोटेक्ट करता है। तो DDoS और WAF के लिए हम WAF और शील्ड यूज़ करते हैं, और SSL टर्मिनेशन या ऑफलोडिंग के लिए हम SSL सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं, जो AWS की एक थर्ड पार्टी एक सर्विस है, ACM, अमेजॉन सर्टिफिकेट मैनेजर, वो देता है, उसके साथ हम लगाते हैं। तो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा जो फ्रंट एंड है वो सिक्योर हो जाता है। लोड बैलेंसर हमेशा पब्लिक पे नॉर्मली बनता है, प्राइवेट पे बन सकता है बट प्राइवेट 2-3 स्टेप लेने के बाद हम बिल्कुल थ्रेट फ्री हो जाते हैं। हाँ ना, 3 स्टेप में खत्म, आपका लोड बैलेंसर रेडी हो गया। वो हम लैब करेंगे। अटैक होते हैं, ये सब होते हैं, वो अटैक इसलिए, हाँ वो अटैक इसलिए होते हैं क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ, अटैक सब लगा हुआ है बैंक में। आपने WAF के रूल्स इनेबल नहीं किए ना। शील्ड आप यूज़ कर रहे हैं DDoS प्रोटेक्शन। देखिए अटैक जो होता है ना वो अमूमन WAF लेवल पे नहीं होते हैं, अटैक नॉर्मली DDoS अटैक्स होते हैं। सही कह रहा हूँ गलत? कासिम भी बैठे हुए, नुमान भी बैठे हुए, अहमद भी बैठे हुए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप लोग अपनी मुझे वो बता सकते हैं, एक सोल्यूशन डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अटैक हमेशा DDoS अटैक्स होते हैं। DDoS अटैक क्या है? मैं ज़फ़र भाई से इतनी बातें करूँगा कि ज़फ़र भाई कासिम की बात को सुन ही नहीं पाएंगे। एट दी एंड कासिम को ज़फ़र भाई से रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड DDoS अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। यहाँ पे लोग सस्ते में वो कहते हैं, वो कहते हैं यार सस्ता वाला DDoS यूज़ कर। आपको पता है शील्ड कितने पैसे लेता है? कोई आइडिया है आप लोगों को? किसी साथी को पता है कि जो AWS का एक माइंडसेट मुझे रफली पता है कि यार $10 लेता होगा, 20 लेता होगा, $1,00,000 लेता होगा आराम से, 20 $2,000 चार्ज करता है इनिशियल।
सस्ता है। इसके मुकाबले में, इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ कि वेफ और शील्ड हम इसमें यूज़ नहीं करते। इसकी जगह पे हमारे 99 भी नहीं, 100% कस्टमर क्लाउड फेयर पे शिफ्ट कर जाते हैं। वो क्लाउड फेयर से $240 का फुल पैकेज लेते हैं, डीडॉस का, वेफ का, सब कुछ अपना डीएनएस वहाँ बाइंड करते हैं और सारी ट्रैफिक इसके ऊपर लेकर आते हैं। तो बॉट, एंटी बॉट सारे वहाँ लगे हुए होते हैं और वो इसको हैंडल कर रहे होते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये तो हो गया पब्लिक पर। लेकिन जो आप सर्वर लगाएंगे, अब सिक्योरिटी की लेयर बता रहा हूँ, उसको आप समझ लें, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अभी ज़बानी बता रहा हूँ। कोई ऐसा साथी है जिसके सर के ऊपर से गुजर रहा हो तो अभी मुझे बता दे प्लीज़। मैं आगे स्लाइड को रीड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन डिज़ाइन समझाना चाह रहा हूँ कि काम किस तरह करता है। तो कासिम मैं साथ, तो बल्कि ये चाह रहा था कि इफ पॉसिबल आपके लिए आपके हाँ स्टाफ से जो है ना, जो लाइक लैब होती है ना, जी क्लास आपका होते हैं थ्योरी की, तो इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्राम बता करें तो वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करें कि इस एरिया की बात होगी, ये है ना, ये डायग्राम अभी आ रही है ना, अभी आगे जा रहा हूँ ना, देखे ना, ये आ चलो रहा है चलो सारा। ठीक ठीक सही मैं अभी तक आगे पहुंचा नहीं हूँ जी। कौन है? अहमद जी, पूछे अहमद। जी उस्मान भाई, ये एक्चुअली ये डीडोस हाँ, एप्लीकेशन लेवल पे क्या बोलते हैं, वैप लगता ना ये, नहीं, वैप वेफ के और ऊपर डीडॉस लगाते में हैं या फर्क है। नहीं, वेफ और डीडॉस में फर्क है। देखे, वेफ है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ओएसआई की लेयर का आइडिया है आप लोगों को? बचपन में पढ़ा था हमने हाँ, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ऐसे, प्रेजेंटेशन। हाँ बिल्कुल। हाँ तो मैं उसकी हाँ, जबान में बात करूं तो वेफ का फुल फॉर्म क्या है? वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, यानी फायरवॉल, कि राइट। लेयर 7 की बात हो रही है। उसके ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। डीडॉस हर लेवल पर आ सकता है। डीडॉस का मतलब सिंपल अच्छा, ये अभी हम है। लोगों ने रिसेंटली अपने एप्लीकेशन में जो है ना वेब पे इनेबल करवाया था, हाँ, उसमें उन्होंने करा ये कि हमारी एप्लीकेशन के जितने भी यूआरएल एक्सपोज होते थे ना, उन हर इंडिविजुअल यूआरएल को जो है ना उस वेब पर डाला, वेब के ऊपर, तो हाँ, भी हमारी एप्लीकेशन चलना शुरू हुई। अदरवाइज ऐसे हमारी ही है, एप्लीकेशन बिल्कुल फ्लॉप ऐसे ही है। देखें, वेफ में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, जो इंडस्ट्री में होता है, मतलब वो है वेफ के रूल्स बनाना। महीनों लग जाते हैं वेफ के रूल्स को सीधा करने में। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको वेफ के रूल्स इनेबल कराने, और मल्टीपल लेवल पे वेफ लगी हुई है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में सब जगह इनेबल कराना पड़ेगा, या उसको एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा, यानी कि एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि भाई इस पैकेट को आप ना पढ़ो, बाकी सबको पढ़ लो। ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। हाई अवेलेबिलिटी मौजूद है, बता चुका हूँ। हेल्थ चेक क्यों मौजूद होता है? लोड बैलेंसर चेक करता है कि मैं जिस सर्वर पर ट्रैफिक भेज रहा हूँ, उसकी पोर्ट 80 पर, या जो भी पोर्ट आपने दी हुई है, उस पोर्ट के अगेंस्ट में मुझे वहाँ से कीप अलाइव का मैसेज आ रहा है, नहीं आ रहा? अहमद, आप हैंड डाउन कर लें भले, कोई मसला नहीं, या कोई और क्वेश्चन है तो बता दे मुझे। डाउन कर लिया था मैं एक्चुअली। अच्छा, पता नहीं, वो शायद मेरे एंड से, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो हेल्थ चेक है ना, हेल्थ चेक का मतलब अमूमन हम पोर्ट 80 यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई कस्टम पोर्ट मौजूद है, कोई भी आपका डेवलपर बताएगा, उसके ऊपर से एपीआई उठ के आ रही है, अमूमन एपीआई की कस्टम पोर्ट होती है, तो वो जब एपीआई अंदर से कुछ प्रॉब्लम करेगी ना, उस कस्टम पोर्ट पे रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। जैसे ही रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, ये हेल्थ चेक क्या हो जाएगा? फेल। जैसे ही ये फेल होगा, ये सर्वर बदल देगा। ये नहीं चेक करेगा कि कितनी देर इंतजार करूं, ये 30 सेकंड के बाद एक और मैसेज भेजेगा, भाई हो सकता है वो फॉल्स मैसेज हो, दोबारा उसको डाउन मिलेगा, फौरन हटा देगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके ऊपर ट्रैफिक आने ही नहीं देगा ये, और नया सर्वर फौरन बना देगा इसकी जगह पे वो, ऑटोमेटिकली, जो ऑटो स्केलिंग के थ्रू बनता है। तो हेल्थ चेक इसलिए फायदेमंद होता है, इसलिए आपको आपके कस्टमर को डाउन टाइम नहीं मिलता कभी भी। सर्वर में, उसमें एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आया, हो सकता है सर्वर सही हो, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है एप्लीकेशन सही हो, सर्वर में कहीं डाउन आ गया हो सकता है पोर्ट ना खुली हुई हो, किसी भी सूरत में ये उसको हटा के दूसरा दे देगा आपको। सेफ्टी फीचर की बात करें तो, सिक्योरिटी फीचर की बात करें तो, लोड बैलेंसर के अंदर हमारे पास TLS SSL इंक्रिप्शन होती है, ठीक है ना, और ये लोड बैलेंसर ऑफ लोड CPU इंटेंसिव वर्कलोड ये खुद हैंडल करता है सारा। ठीक है, ये है लोड बैलेंसर। देखें, EC2 की ये मशीनें आ गई हमारे पास। इन मशीनों की, आ जाए, इन मशीनों की अगर मैं बात करूं, इन मशीनों की बात करूं तो देखें, ये हटा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हटी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ये जो है मशीन डाउन हो गई है, अब इसकी जगह दूसरी मशीन आ रही है, सिंपल, वो ये बात कर रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं इसके अंदर। अब ये देखें, लेयर 3, 4 और इसके जो लोड बैलेंसर्स हैं, ये उसकी बात कर रहा है ये। अब इसके अंदर देखें, हमारे पास लेयर 3, 4 लोड बैलेंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, और इनके लोड बैलेंसर के साथ अगला स्टेप क्या आ रहा है हमारे पास? ऑपरेशनल मॉनिटरिंग आ रही है।
इलास्टिक लोड बैलेंसर, इंटीग्रेशन, अमेजोन क्लाउड वॉच और सब। प्राइसिंग क्या है, लोड बैलेंसिंग हम लोग जितना यूज़ करेंगे उसके हिसाब से ही पे करेंगे ये। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा कोई बिलिंग के ऊपर कैप होता है क्या? आपने कहा जी मेरे पास अगर बिल फॉर एग्जाम्पल $1000 पहुंच जाए तो उसके बाद बंद कर देना सर्विस, अमूमन ऐसा या होता नहीं है, नहीं अमूमन ऐसा नहीं होता ये, तो अमूमन ये। बिलिंग कैसे मैनेज होगी बजट्स वगैरह, अगर हमें कोई पीओसी करना है, कुछ करना है फॉर देखिए एग्जाम्पल? बिलिंग तो अलग, बजट अलर्ट है। अभी हमने एक कस्टमर का बजट अलर्ट लगाया है, तो वो बजट अलर्ट के ऊपर ही चीज़ें चलती हैं। बजट अलर्ट होगा तो वो आपको बता देगा भाई इस टाइम पर आपका $30 से ऊपर जा चुका है, तो आप देख लें आपने कंटिन्यू करना है या क्या करना है। ये कोई चीज़ बंद नहीं करेगा, ये आपको सिर्फ अलर्ट दे देगा। उस अलर्ट की बेसिस पर आप जो है ना अपना कोई भी जो भी डिसीजन है वो आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन ये आप बंद नहीं करेगा ये चीज़ें। अच्छा जी, ऑपरेशनल मॉनिटरिंग बता दिए। प्राइसिंग नॉर्मली $18 से $22 होती है पर मंथ के हिसाब, उसके हिसाब से होती है, आवर के हिसाब से, लेकिन मंथली देखें तो इतनी ही बनती है। अच्छा जी, इसमें आगे मैं चलूँगा मज़ीद। इलास्टिक लोड बैलेंसर सपोर्ट 4 टाइप ऑफ लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर जो ओल्ड मेथड है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। क्लासिक और एप्लीकेशन में बेसिक फ़र्क बता देता हूँ। क्लासिक में बाहर की तरफ भी पोर्ट 80 443 सपोर्ट करता है, अंदर भी पोर्ट 80 और 443 सपोर्ट करता है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में बाहर पोर्ट 80 और 443 सपोर्ट कर लेता है, मगर अंदर की तरफ वो कस्टम पोर्ट सपोर्ट करता है 80 और 443 के अलावा भी। जैसे आपकी कोई एपीआई चल रही है, सैप आना चल रहा है, उसको सपोर्ट करेगा। नेटवर्क लोड बैलेंसर कौन सा है, बाहर भी कस्टम पोर्ट सपोर्ट करता है, अंदर भी कस्टम पोर्ट सपोर्ट करता है। क्यों? नेटवर्क की जो लेयर है टीसीपी यूडीपी वो सारी हजारों पोर्ट सपोर्ट करती है यहाँ पे। और एक गेटवे लोड बैलेंसर है जो हम फायरवॉल वगैरह के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब क्लासिक लोड बैलेंसर को मोटा मोटा बता दूं तो ये टीसीपी, एसएसएल, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस को सपोर्ट करता है। बस ये लेजेसी मोड है, सबसे पुराना। अगर आप में सिर्फ ऐसे पोर्ट 80 और 443 को करना है, इसको आप कनेक्ट करवा दें। ठीक है, बस इसके ऊपर चल जाएगी ये चीज़ें। अच्छा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के फीचर्स की मैं बात करूं तो ये स्टिकी सेशंस है। ठीक है, लोड बैलेंसर्स हैं। देखें स्टिकी सेशंस का मतलब पता है क्या है? स्पेशली बैंकिंग एप्लीकेशन है, मैंने मोबाइल बैंकिंग खोली हुई है, जब तक मैं उस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हूं मुझे वो उस सर्वर पे ही रहने देगा, दूसरे सर्वर पे मूव नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड स्टिकी सेशन। स्पेशली जफर भाई क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में है, इसलिए इनके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है स्टिकी सेशंस का। यकीनन आप लोग यूज़ कर ही रहे होंगे। अक्सर कस्टमर काम करते करते लॉग आउट हो जाते हैं, वो इसलिए होता है कि स्टिकी सेशन सेट नहीं हुए हुए होते प्रॉपर तरीके से, और कस्टमर बार बार लॉग आउट हो रहा होता है, उसको वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो स्टिकी सेशन इनेबल रखना बहुत ये ज़रूरी है। लॉगआउट तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हुए करते हैं इसमें। नहीं नहीं, वो एक अलग है, वो सिक्योरिटी वाला अलग है। कभी कभार ये होता है कि ये बहुत रेयर होता है क्योंकि कभी अमूमन इस तरह की गलतियां कोई करता नहीं है, लेकिन या फिर वेब के टाइम आउट होते हैं, दो नहीं चीज वो होती है टाइम आउट इसमें, अलग है। ये लॉगिन या फिर देखें कुकीज वो, का टाइम आउट होता है। हाँ ये अंदर जब कस्टमर काम कर रहा होता है, मैं उस वक्त की बात करूँ, उस वक्त सिक्योरिटी से तो पास होकर आ चुका होता है। अंदर जब कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई बैलेंस चेक कर रहा है, उस वक्त अचानक से लॉकआउट हो गया, बीच में होता था, तो वो जाके हम चेक करते थे, तो हमारा डेवलपर जो कस्टमर का है उसने स्टिकी सेशन ऑन नहीं किए हुए होते या करवाए भी नहीं होते थे, क्योंकि डेवलपर बताता है स्टिकी सेशन की जरूरत है या मैं इंटरनल मैनेज करूंगा। दो तरीके होते हैं, या तो डेवलपर इंटरनली मैनेज कर रहा होता है स्टिकी सेशंस को, या सर्वर के अंदर ये लोड बैलेंसर और सर्वर के दरमियान की मैनेजमेंट होती है। अमूमन हम क्लाउड पे सर्वर लेवल पर ही करते हैं ताकि अंदर की प्रॉब्लम्स ना रहे। ये क्लासिक लोड बैलेंसर की सारी बातें हैं। सर ये मेरे ख्याल से तो ये होता है कि वो जब आईपी चेंज हो जाता है सेशन के अंदर तो वो उसको आउट कर देता है। तो अमूमन ये होता है कि जो इस तरह की कोई एप्लीकेशन होती है उसको लोड बैलेंसर पे नहीं लगाया जाता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास 49 की फायरवॉल है, तो उसमें 2 ISPs चल रही हैं, तो जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको किसी एक ही गेटवे से निकालते हैं, 2 से नहीं लोड बैलेंस करते, क्योंकि अगर आईपी चेंज होता है वो उसको बाहर फेंक देता है। नहीं, आप इनग्रेस की बात करो, एग्रेस की बात करो? मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, मेरे पास कोई ऐप है या हाँ वेबसाइट है, हाँ, तो अगर मैं उसको, जैसे मेरी फायरवॉल है, मेरे पास 2-3 ISPs है, राइट, सही तो है। मैंने अगर उसको लोड बैलेंसर मोड में लगाया हुआ है कि वो दोनों तीनों ISPs यूज करे, ठीक है, हाँ तो हाँ अब हाँ, वो एक अलग है। नहीं वो सिक्योरिटी, देखो वही बात है, वो जफर भाई ने वही वाली बात की। वो वेब पकड़ेगा कि यार अभी अभी 5 सेकंड के लिए इस आईपी से आया, फौरन से शफल मार दिया, तो वो जो रोटेशन होती है ना वो उसको पकड़ लेता है, क्योंकि हैकर यही काम करते हैं।
वो अपनी आईपी को कभी भी जो है ना वो स्टिक नहीं रखते, वो हमेशा शफल आईपी से आ रहे होते हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम है। यहाँ वाला प्रॉब्लम अलग है, यहाँ कस्टमर सिक्योरिटी चेक पास करके अंदर आ चुका है, अंदर आने के बाद वो जिस सर्वर पर लोड बैलेंसर ने उसको भेजा था उस सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गया या कुछ मसला आ रहा है तो फौरन उसको जंप करा दी दूसरे पे, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। स्टिकी सेशन उस सर्वर के जब तक कनेक्ट है जब तक वो उसके साथ है, हाँ नया सेशन नहीं आने देगा। इसकी एग्जांपल किस तरीके से है कि रात 12 बज चुके हैं, आप चेस पे शॉपिंग कर रहे हो या आप बिन दाऊद पर हो, ठीक है ना, आप बाहर का शटर गिर चुका, अंदर कस्टमर नहीं है, लेकिन क्या अंदर वाले कस्टमर को बाहर निकाल देंगे? नहीं, अंदर वाले कस्टमर को रोकते हैं, उनके सेशन बने हुए होते हैं, वो अपनी शॉपिंग पूरी करके फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे होते हैं। ये है वो स्टिकी सेशन कि एक बंदा लॉगिन करके अंदर आ चुका है, काम कर रहा है, अपनी ट्रांजेक्शन कर रहा है, जो भी बैंकिंग एक्टिविटी कर रहा है या किसी और भी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें लॉगिन एक्टिव होता है, लॉगिन किसी भी किस्म का यूजर नेम पासवर्ड है, वो सेशन स्टिकनेस मांगता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता काम। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप जो पॉइंट बता रहे हो ना वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वेफ और डीडॉस की प्रोटेक्शन में आता है, दो अलग बातें हैं यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है मेरा? मैं सब यहाँ पर मुझे एक बात बताइएगा कि ये इस जो स्टिकी सेशन है उसको क्या हम लोड बैलेंसर के लेवल पे ऑन कर सकते हैं? कोई हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही वही तो बता रहा हूँ मैं, लोड बैलेंसर लेवल पर। ऑन कर दिया, हाँ मैंने ये अगर ऑन कर दिया और उसके अंदर मेरे पास मल्टीपल चीजें चल रही हैं, ठीक है, लोड बैलेंसर मैं किसी एक सर्वर के लिए तो लूंगा नहीं ना, मेरे पास नहीं ना, मल्टीपल चीज, यही तो बात है। नहीं 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 नहीं, यहाँ यही बात है। ये लोड बैलेंसर का मैंने लगाया है और यहाँ मेरी अपनी उसकी बैंकिंग एप्लीकेशन चल रही है, तो इसके साथ जितने सर्वर होंगे सब पे बैंकिंग एप्लीकेशन चल रही होगी इस लोड बैलेंसर पे। इसका काम ही यही है। यहाँ ये नहीं कर सकता कि यहाँ पे एपीआई चला दे, यहाँ कुछ और चला दे। एपीआई है अलग लोड बैलेंसर, दूसरी चीज़ है अलग लोड बैलेंसर, अलग हिट्स, या फिर इसके टारगेट ग्रुप बने हुए होंगे। टारगेट ग्रुप का मतलब है कि इस लोड बैलेंसर के अंदर एक अलग दुनिया बसी हुई जिसमें 4-5 सर्वर है, उनके ऊपर हिट आएगी और सेशन मूव करेगा तो उन्हीं सर्वर्स के दरमियान करेगा। उसी लोड बैलेंसर में दूसरा हिट आ गया, 4-5 सर्वर का एक अलग डोमेन बना दिया, उसके अंदर अलग काम किया, जिसको हमारे ज़माने में टारगेट ग्रुप कहते हैं। ये होता है एप्लीकेशन लेवल पर है, क्लासिक पे नहीं होता ये काम। तो सर्वर अंदर फंक्शनैलिटी एक ही करेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी को एपीआई बना दिया, किसी को बैकएंड बना दिया, किसी को कुछ कर दिया, ट्रैफिक कभी इधर आ रहा कभी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ लोड बैलेंसर की जो सर्वर हैं लगे हुए डेटा सेंटर्स के अंदर, ये दो तरह से लगते हैं। या तो आपने मैनुअल बना के रख दिया हो कि कम से कम मुझे 2 सर्वर चाहिए तो दोनों को इनेबल करके इसमें डाल दिया, या फिर ऑटो स्केलिंग से आपने एक बना दिया, इसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली इसी जैसा इसी की EMI से नया सर्वर बनकर इसके बराबर में खड़ा हो गया, भैया आपको ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, आप मुझे भी कुछ ट्रैफिक दे दो ताकि आपका लोड हल्का हो जाए। ये है वो पर्पस। लेकिन सर्वर हमेशा एक जैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं हमेशा। ऐसा नहीं होता कि अंदर की एप्लीकेशन और चीज़ें डिफरेंट हो, पोर्ट बदल गई, नहीं, पोर्ट भी वही रहेगी क्योंकि ट्रैफिक आने के बाद अंदर कनेक्टिविटी उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलूँ मैं? क्लासिक लोड बैलेंसर की बात हो गई थी। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या हो? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर सिंपल इस तरह से टारगेट ग्रुप बनते हैं जो कि क्लासिक में नहीं बनते, वही जो कासिम सवाल कर रहा था। अब यहाँ रूल बनेगा कि भाई पोर्ट 80 से ट्रैफिक आ रहा है तो यहाँ हर जगह चला जाए पोर्ट 80 वाले, लेकिन अगर www.abc.com या kasim.com से आ रहा है तो रूल बना दो kasim.com का डोमेन जैसे ही पकड़े वो फौरन इस वाले टारगेट ग्रुप पे भेज दे, इनकी मल्टीपल मशीनों के ऊपर। यहाँ कुछ मसला आ रहा है स्टिक के, इस पे भेजेगा, लेकिन दूसरे टारगेट ग्रुप में नहीं घुसेगा। तो इस सूरत में आपका लोड बैलेंसर एक ही यूज होता है लेकिन उसमें मल्टीपल डोमेन होते हैं। इसको हमारी जबान में कहते हैं नेम बेस वर्चुअल होस्टिंग, जहां पे आप बोलते हैं zafar.com, API zafar.com, dev.zafar.com, prod.zafar.com, जितने भी डोमेन बता रहा हूं हर एक सेम लोड बैलेंसर यूज कर रहा है, लेकिन ये इसके रूल बनाया हुआ है कि मैं डोमेन नेम को देखते हुए टारगेट ग्रुप पे हिट मारूंगा। zafar.com आ रहा है इधर भेज देगा इस पूरे टारगेट ग्रुप पे, dev.zafar.com आ रहा है इधर भेज देगा, API.zafar.com आ रहा है इधर भेज देगा। लोड बैलेंसर एक ही है लेकिन डोमेन की वजह से, अच्छा जो मुख्तलिफ जो डोमेन के नाम हमने रखे हैं उनके पीछे इसकी IP और उसका DNS भी सेम है। ट्रैफिक आएगा तो इस रूल की वजह से ये अलग अलग कर देगा। That's why we create a target group। लेकिन इसमें भी स्टिकी सेशन होते हैं, लेकिन वो स्टिकी सेशन इस टारगेट ग्रुप के अंदर वाली मशीनों पर काम करते हैं। इससे ये नहीं होता कि यहाँ से उछल के यहाँ आ गए, यहाँ से उछल के यहाँ आ गए, क्योंकि रूल के हिसाब से API.zafar.com की सारी ट्रैफिक इस डब्बे के अंदर आनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो इसी डब्बे का दूसरा सर्वर उसको हेल्प करेगा, बराबर वाला डब्बा इसको हेल्प नहीं करेगा। जी जफर भाई कोई सवाल लग रहा है मुझे आपका? मैं ये कह रहा था आपसे, एक टर्म यूज होती है हमारे QoS के नाम से, उसमें ये होता है कि आप प्रायोरिटाइज करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस ना। हाँ, प्रायोरिटाइज करते हैं रिसोर्स की यूटिलाइजेशन को बेस्ड ऑन द किस जगह ट्रैफिक आ रहा है,
किस रिक्वायरमेंट किया रहा है, तो आप प्रायोरिटाइज कर लेते हैं सर्विस को, तो वो भी हम इसी से कवर कर रहे हैं। हाँ, क्वालिटी ऑफ सर्विस की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वालिटी ऑफ सर्विस मैंने अभी, अब क्लाउड के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस इसलिए नहीं होती कि ये काम ऑटोमेटिकली अपना कर रहा होता है। मैंने जो QoS यूज़ किया है, ये मैंने क्लाउड से पहले ज़माने में यूज़ किया, लेकिन वो मैं वीडियो पैकेट्स के लिए यूज़ करता हूँ। टास्क तो होते हैं ना, हाँ, प्रायोरिटी टास्क होते हैं, वो आपको, आता है। हाँ, अच्छा, प्रायोरिटी टास्क जो है ना, वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं, बिल्कुल है। यहाँ पे जो रूल आपने बनाए ना, रूल के बहुत सारे ऑप्शन है कि ये रूल बना किस लेना है। मैंने एक एग्जांपल दे दी ना, zafar.com, api.zafar.com, आप डिफरेंट मल्टीपल रूल भी बना सकते हैं। अब मतलब एज पर द पॉलिसी, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, इस ट्रैफिक को यहाँ ले जाओ, आधा यहाँ गिरा दो, आधा यहाँ गिरा दो, बहुत सारे ऑप्शन है। वो जब हम लैब करेंगे, कंप्यूट पावर 100% है ना, हाँ, तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, ये 20% जो है ना, ये सिर्फ थ्योरी का लोड लेगा, 80% जो है ट्रांजैक्शन का लोड लेगा। तो मैंने अपने रिसोर्सेज को जो है ना ऑप्टिमाइज कर दिया, QoS कर दिया। अब जहाँ पे क्वेरी लोड है ना, जो कुछ भी हो जाए, किसी को भी क्वेरी हो, कोई भी कस्टमर हो, इंटरनल क्वेरी हो, एक्सटर्नल क्वेरी हो, वो सारा लोड 20% से ऊपर नहीं जाएगा, 21% पे नहीं जाएगा। देखिए वो डेटाबेस की, वो आप डेटाबेस की क्यूरी की गालिबन बात कर रहे हैं, की बात नहीं कर रहा, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन के, हाँ, यहाँ ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन बिल्कुल है। इवन हम लोग, इवन बैंक से तक यहाँ तक करते हैं कि जो हमें MIS चाहिए होती है ना, हम ऑलवेज T-1 पे MIS निकालते हैं, क्योंकि 2 बैकअप चल रहे थे, हम कभी भी करंट डेट के ऊपर MIS नहीं निकालते हैं। वजह क्या है, क्वेरी का लोड हम डालते ही नहीं है सर्वर के ऊपर, हम सर्वर सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए, क्वेरी के लिए आप जाए उसके बैकअप सर्वर्स के ऊपर, उनको हम ऐसे यूज करते हैं MIS सर्वर्स। तो वो बैकअप भी काम कर रहे होते हैं, वो MIS भी काम कर रहे होते हैं। मैं अब आपको इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लोड बैलेंसर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या हम लोड आप बैलेंसर इस पॉइंट को ना, इस पॉइंट को ये अपने पास, इस पॉइंट को अपने पास लिख लें, ये लैब का पार्ट है। जब हम रूल बनाएंगे तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि रूल बहुत सारे हैं, वो हर बंदा अपने हिसाब से रूल बनाता है। और वो जो आप बात कर रहे हैं वो कहलाता है 80-20। इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ लिसनर पर सेट करता हूँ कि तुम 80% ट्रैफिक जो है वो एक सर्वर पर ले जाओ, 20% ट्रैफिक दूसरे पर ले जाओ, ठीक है ना। तो वो मैंने एक एग्जांपल दी, QoS में तो बहुत सारी, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अब वो देखना पड़ेगा जफर भाई, आपकी जो भी सिनेरियो है ना, वो इसके ऑप्शन पर मुहित है। इसके ऑप्शन पर देखना पड़ेगा कि वो आपके वाले ऑप्शन इसके ऊपर काम करते हैं नहीं करते, क्योंकि क्लाउड में आके ना बहुत सारे मामला बदल जाते हैं। मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि वो यहीं पर ही प्लान होगा जी, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे, रूल लिस्टर पे, जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जो है ना, प्रायोरिटाइजेशन, बिल्कुल वो यहाँ पे इस जगह पर आएगा, इस जगह पे ट्रैफिक लोड बैलेंसर से अंदर आ जाएगा सीधे, सिंपल तरीके से। हाँ, सिंपल तरीके से आ जाएगा। आपने मल्टीपल डोमेन बना दिए, वही अभी जो मैं जिक्र कर रहा था, api.com क्लाउड, हर जगह पे इस लोड बैलेंसर का DNS डला हुआ होगा और अंदर आ जाएगा। अच्छा, एक और बात भी बता दूं, यहाँ पे ये वाला लोड बैलेंसर एप्लीकेशन और क्लासिक, ये आपको कोई IP नहीं देगा, ये DNS का नाम देगा। तो आप कौन सा रिकॉर्ड बनाएंगे DNS में जाके, कोई साथी बताएगा मुझे? एक छोटी सी मेरी क्वेरी है, आपकी क्वेरी में थोड़ा रोक रहा हूं यहाँ पे, एक क्वेश्चन बहुत जैसे मैं सोच रहा था, दैट इज के मेरे पास एक ही सर्विस है, और वो सर्विस के लिए मैंने बहुत सारे जो है ना स्मॉल डॉकर्स या कंटेनर्स लगा दिए, और वो कंटेनर्स जो है ना उस सर्विस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो क्या ये लोड बैलेंसर उनकी ऑप्टिमाइजेशन भी मैनेज करेगा, जो मल्टी सर्विस आर्किटेक्चर होते हैं? जी, ऐसे ही है, ऐसे ही हम लोग लोड बैलेंसर को तकरीबन 42 एप्लीकेशन के लिए अभी यूज करें, एक सिंगल लोड बैलेंसर, लेकिन वो फिर स्केल भी करता है, प्लस माइनस करके सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन अगेन उसका ताल्लुक लोड बैलेंसर से नहीं, वो EKS का पार्ट है, उसमें EKS खुद लोड बैलेंसर बना के सारी चीजें मैनेज करता है। जी अहमद, कोई सवाल करे थे? जी, ये DNS रिकॉर्ड्स किधर बना देंगे, मतलब Amazon has its own DNS और we do it on prem? मैं दो बातें कर रहा था, एक तो मैं बता रहा था आपको, और एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा था। मैं बता ये रहा था कि जो अभी आप लोगों ने पीछे टाइप पढ़ी, उसमें जो एप्लीकेशन और जो क्लासिक वाली है, उन दोनों के अंदर मैं आप लोग को ये बता रहा था, ये कोई IP नहीं देगा, ये आपको एक DNS का नाम देगा। अब सवाल है, ये IP क्यों नहीं दे रहा आपको, ये DNS का नाम ही क्यों दे रहा है? कोई साथी बताएगा मुझे? इसकी दो वजूहत है, मैं दोनों बताऊंगा, लेकिन पहले IP याद नहीं रख सकते, IP याद नहीं रख सकते अगर DNS नाम है, फॉर एग्जांपल google.com, राइट? google.com नहीं, IP नहीं, ये देखें, ये IP देगा, आप इस IP को कॉपी करें, अपने DNS में पेस्ट कर दें, आप तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये IP दे क्यों नहीं रहा, क्या वजह है? इसके पीछे मल्टीपल IPs है ना, एक DNS के पीछे मल्टीपल IPs है। जैसे हमारे MX रिकॉर्ड होते थे कि अगर एक MX रिकॉर्ड डाउन है तो उसको दूसरे पे भेज देता था, सही है, और दूसरा जो रिकॉर्ड क्रिएट होगा वो A रिकॉर्ड क्रिएट होगा। अच्छा, दोबारा मैं एक सवाल सही है, एक सवाल गलत है इसके अंदर।
लोड बैलेंसर, नाम बताया ना, उसका नाम कौन सा क्रिएट होगा जो शुरू में? हाँ मैं वही बता रहा हूँ। लोड बैलेंसर, पहला सवाल ये है कि आईपी क्यों नहीं देगा, वो तो सही बताया कासिम ने, ठीक है ना, और अहमद ने भी काफ़ी हद तक सही बताया। मैं इसका एक्चुअल रीज़न आपको बता देता हूँ। आप लोग को याद होगा, मैंने अभी ये लोड बैलेंसर की प्रेजेंटेशन पढ़ाते वक्त आपको कहा था कि ये मल्टी एजी है, याद है आप लोगों को? जब वो मल्टी एजी होगा ना, तो इसका मतलब लोड बैलेंसर की जो सर्विस है ना, वो भी मल्टी एजी है, 2 डाटा सेंटर में, ताकि एक तरफ से डाउन हो जाए, कोई अटैक आ जाए, दूसरा हैंडल कर ले। लेकिन AWS को प्रॉब्लम ये है कि आपको मल्टीपल आईपीस देगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये अपना एक डीएनएस बना के देता है, पूरा नाम लंबा चौड़ा, उसके पीछे आईपी शफल होती रहती है, हर आधे घंटे के बाद बदलती रहती हैं आईपी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके पास सिर्फ डीएनएस का नाम होता है, पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये, क्योंकि ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, लेयर 7 है, लेयर 7 पे हमेशा आपको डीएनएस मिलता है, आईपी नहीं मिलती, क्योंकि ये एप्लीकेशन लेयर है। अब तीसरी बात कि आप क्या बनाओगे इसमें, आपका सवाल जवाब था ए रिकॉर्ड, नहीं, इसका सी नेम बनेगा। क्यों? आपके पास जो लोड बैलेंसर AWS की तरफ से दे रहा है रिकॉर्ड, वो दे रहा है application01.amazonaws.com। अब आपकी जो वेबसाइट है वो है qasim.com। अब आपने ट्रैफिक अपने कस्टमर का qasim.com पे लाना है, जो इस लोड बैलेंसर पर हिट मारे, जिसके पीछे आईपी ऑटोमेटिकली शफल हो रही है। तो आईपी शफल होने को रोकना बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ इस लोड बैलेंसर के डीएनएस को उठा के अपने डोमेन पे ले जाना और उसका सी नेम बनाना। सी नेम होता है क्लोनिकल नेम, सी नेम उसी वक्त बनता है जब आपके पास सामने भी रिकॉर्ड में डीएनएस का नाम हो, ताकि उसका सी नेम बना सकें। तो यहाँ इसका सी नेम बनेगा क्लासिक में भी और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में भी, चाहे आप राउट 53 में बना लो, चाहे GoDaddy पे, चाहे कहीं भी बना लो, बनेगा सी नेम। ए रिकॉर्ड नहीं बन सकता इसका, क्योंकि आपके पास आईपी ही नहीं है इसकी। और आईपी जबरदस्ती निकाल लो, जो निकाल सकते हैं, मैं NS लुकअप करें, आईपी निकाल आएगी, आधे घंटे काम करेगा, बंद कर देगा। क्यों? आधे घंटे के बाद इसकी आईपी बैक एंड पे चेंज होगी। इसीलिए बोला जाता है कि NS लुकअप करके जुगाड़ लगा के इसके अंदर की आईपी कभी मत खींचो, क्योंकि वो सफल होगी। AWS ने साफ सुथरे तरीके से आपको डीएनएस दे दिया है, आप उस डीएनएस को लगा दें और चला दें, आपका काम खत्म। यहाँ तक क्लियर है जफर भाई, नुमान, अहमद, कासिम? 3-4 बातें मैंने छोटी छोटी बताई हैं कि क्या प्रोसेस होता है इसके डीएनएस का। सवाल समझ में आ गया? इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लिएगा, क्योंकि ये लोड बैलेंसर डीएनएस देता है, आईपी देता ही नहीं। ऑलवेज ये लोड बैलेंसर जब मल्टीपल बैकएंड नोड्स है तो लोड बैलेंसर आ जाएगा पिक्चर में? नहीं, सिंगल नोड हो गए तब भी आ जाएगा ये। मैंने अभी आप लोग को शुरू में जब लोड बैलेंसर का टॉपिक पढ़ा था, मैं यही तो बता रहा था, आप लोड बैलेंसर को लोड बैलेंसर की वजह से यूज करें, ये गलत है। लोड बैलेंसर को हम SSL सर्टिफिकेट, उसको सिक्योर करना, सर्वर को सामने मत लेकर आना, सर्वर को प्राइवेट सबनेट पे रखें। हम चाहते हैं ट्रैफिक पब्लिक सबनेट पर आए लोड बैलेंसर पर, और बैक एंड पे प्राइवेट सबनेट पर आए। जैसे युवेंटू की मशीन लास्ट टाइम हमने बनाई थी, वो प्राइवेट सबनेट पर थी, वो सबनेट इसके ऊपर आ जाए। उसको एक्सेस करना हो तो विंडोज के थ्रू करें, लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक लाना हो तो लोड बैलेंसर पर ट्रैफिक आएगा, वो ऑटोमेटिक प्राइवेट मशीन को भेज देगा। तो सर्वर हैक नहीं होगा जिंदगी भर आपका, वो गया ही नहीं कभी पब्लिक सबनेट पर, वो जिंदगी भर प्राइवेट सबनेट पर है। उसको ट्रैफिक कौन लाके दे रहा है? लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का काम ही है पब्लिक सबनेट। हम लोग जो मुस्तकिल DMZ बनाते हैं, DC बनाते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट खत्म होगी? हाँ ना, आपका प्राइवेट सबनेट ऑटोमेटिक DMZ बन गया ना, हम मेंटेन करते हैं, नहीं जरूरत ही नहीं है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका जो प्राइवेट सबनेट है जो VPC में बनाया है, वो DMZ के तौर पे ही तो काम कर रहा है आपका। तो कितनी आसानी हो गई आपकी। तो इसके मतलब लोड बैलेंसर हमारा 2 आर्म मोड पे काम कर रहा है फिर, अब प्राइवेट सबनेट नोड्स के लिए और प्राइवेट पब्लिक सबनेट बाहर के लिए। हाँ भाई देखें, दोनों से बात तो करेगा। आप याद करें, आप थे मेरी विंडोज वाली क्लास में जब मैं करा रहा था? थे। ठीक है, आपको याद होगा, मैंने आप लोग को बताया था, मैंने फायरवॉल में कोई पॉलिसी नहीं बनाई, विंडोज की मशीन लिनक्स से डायरेक्ट बात कर रही थी, नहीं कर रही थी? नेट के थ्रू कर रहे थे वो? नेट के नहीं, विदाउट नेट भी कर रही थी मेरे भाई। आप नेट से पहले भी मैंने नेट भी कर रहे थे। हाँ। क्यों? अंदर आपको याद है वो VPC का जो टारगेट ग्रुप, VPC के अंदर राउट डला हुआ था, उसमें टारगेट क्या था? लोकल। मैंने आपको कहा था कि इस VPC में जितने भी सबनेट हैं वो सब एक दूसरे से बात करेंगे। अच्छा, सब। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ क्लियर नहीं हुआ कि हाँ, फिर जो पब्लिक आईपीज है या पब्लिक एक्सेस से जो आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, हाँ, उसके लिए हम अलग लोड बैलेंसर लगाएंगे, और जो इंटरनल यूटिलाइजेशन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं लोड बैलेंसर, नहीं वो हम अलग कॉन्फ़िगर करेंगे नहीं, या एक इसी में दोनों डाल दें। लेकिन डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वही बता रहा हूँ, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेवकूफी है कि आप एक सर्वर को पब्लिक भी रखें, उस पर पब्लिक आईपी भी लगाएं और लोड बैलेंसर के पीछे भी डाल दें। इसका मतलब पता है क्या है? 2 रास्ते बना दिया आप। अब लोग पब्लिक आईपी के थ्रू भी उसका वेब ऐप सर्वर एक्सेस करेंगे, लोड बैलेंसर के थ्रू भी एक्सेस करेंगे,
2 दरवाजे बना दिए मैं कहता आपने। हूँ कि यहाँ 2 सर्वर होने चाहिए ना, एक लोड भले 2 लोड बैलेंसर होने चाहिए, एक पब्लिक का अलग होना चाहिए, नहीं तो इंटरनल का अलग होना चाहिए। पब्लिक कभी लोड बैलेंसर के पीछे जाता नहीं है ना, मैं वही बता रहा हूँ। लोड बैलेंसर नहीं, को अभी जो आपने बात की ना कि हम डीएमसी के सर्वर्स मेंटेन नहीं करेंगे, हम लोड बैलेंसर से वो ट्रैफिक लेके आ जाएंगे, हाँ, तो ये वही बात हो गई तो ना कि लोड आपने बैलेंसर के पब्लिक एक्सेस के लिए हम यूज करते हैं ना डीएमसी नहीं, को। लोड बैलेंसर हमेशा पब्लिक सबनेट पर बनता है। प्राइवेट सबनेट इटसेल्फ डीएमजी, उसमें जो भी मशीन आई ऑटोमेटिक डीएमजी बन गया वो। नहीं, प्राइवेट सबनेट में तो एज ए डीसी होता है ना, वो डीएमसी नहीं होता, तो उसके अंदर लोड बैलेंसर रिक्वायर्ड है ना हमें तो इसलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि लोड बैलेंसर जब आप पब्लिक पे लगाएंगे वो ट्रैफिक ऑटोमेटिक प्राइवेट पे भेज देगा। अंदर एक और लोड बैलेंसर लगाने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट एक दूसरे से इंटरनली बात करते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं अलग से पब्लिक सबनेट लगाने की, आपको ज़रूरत ही नहीं पब्लिक आईपी लगाने की। हाँ, अलबत्ता उस सर्वर को अगर डायरेक्ट एक्सेस करना हो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अंदर कोई मरम्मत वगैरह का काम करना, मेंटेनेंस, तो आपने कोई जंप सर्वर या बेस्टन होस्ट लगाना होगा जो लास्ट क्लास में हमने लगाया था, उसके थ्रू अंदर जाके उसकी मेंटेनेंस करेंगे। लेकिन डायरेक्ट उस सर्वर को कोई एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर पब्लिक आईपी नहीं है। ट्रैफिक आएगा तो नहीं, सिर्फ लोड बैलेंसर से आएगा। उसका इतना मेजर मसला नहीं होता सपोर्ट देने का। मेन हाँ, इशू जा रहा है वो ये आ रहा है कि जो ट्रैफिक कंट्रोल करना है ना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको जो पब्लिक एक्सेस है, लाइक आपने एक्सटर्नल कस्टमर्स को एक्सेस दे रखा है, वो एक अलग सर्वर हम बनाते हैं, पूरा डोमेन बनाते हैं, और जो हमारे इंटरनल सारा स्टाफ यूज कर रहा होता है, लाइक बैंक की सारी ब्रांचें यूज कर रही हैं, तो वो एक अलग सारा सेटअप नहीं, बनता है। मैं आप 2 सर्वर पूरे बना दें। सर्वर्स हम पैरेलल खड़े करते हैं, हाँ, पूरे सिस्टम 2 पैरेलल खड़े करते हैं, करेक्ट। एक बनता है पब्लिक आईपी के ऊपर, एक बनता है प्राइवेट आईपी के ऊपर। हाँ, आप कर सकते हैं अब ये। भले ही हम इंटरनली उसका वीपीएन एस्टैब्लिश करके उनका आपस में कम्युनिकेट करवा देते हैं, एग्री, डेटाबेस सर्वर एक होता है, एप्लीकेशन सर्वर 2 होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अब ऐसा ही मुझे है। यहाँ से एप्लीकेशन सर्वर रिमूव करना है या नहीं, मैं इसी में आप एप्लीकेशन सर्वर को पब्लिक पे बना लें और एक और एप्लीकेशन सर्वर प्राइवेट पे ही बना लें अपने इंटरनल स्टाफ के लिए। लेकिन वो प्राइवेट वाला उस वक्त यूज़ होगा जब ये वाला वीपीसी जिसके ऊपर आपने बनाया है वो आपके ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट हो। अदरवाइज उनको भी पब्लिक के थ्रू घूम कर आना पड़ेगा। क्यों? आपके ऑफिस में जो बनता है क्लाउड से हट के, वो ऑफिस के नेटवर्क में ही रहता है, इसलिए वो प्राइवेट रहता है। यहाँ पे जो प्राइवेट लोड बैलेंसर होगा वो आपके ऑफिस के नेटवर्क में नहीं है ना। या तो वीपीएन लगा के अपने ऑफिस के स्टाफ को इनके साथ प्राइवेटली कनेक्ट करा लें, तब तो प्राइवेट पे चला लें, कोई मसले की बात ही नहीं, वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपका नहीं, ऑफिस, हम इसको ऑन प्रेमाइस अज्यूम ना करें ना, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सारा सेटअप तो फिर दोनों को पब्लिक रखना पड़ेगा। अगर आपका वीपीएन टनल नहीं बना हुआ है तो ये काम नहीं करेगा प्राइवेट पर ऑफिस के साथ। वीपीएन टनल बना देंगे, लेकिन issue मैं जो वही ये है बता रहा हूँ। देखिए, जो आपके हर internal सवाल use के servers है ना, आपके वो हर secure सवाल होने के जवाब, देखिए ये सिक्योर है मेरे भाई, पब्लिक भी सिक्योर है। आप ये मत समझे पब्लिक सिक्योर नहीं है, लेकिन आपके हर सवाल के जवाब में लेकिन सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल डिफरेंट है दोनों जगह के। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके हर सवाल के जवाब में इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा। आप पहले मुझे बताएंगे कि मेरे ऑफिस में जो स्टाफ है वो प्राइवेट बैठा हुआ है। दूसरा, आप बताएंगे हाँ या ना में वीपीएन है या नहीं है। एक सिनेरियो में वीपीएन नहीं है, साइड टू साइड पब्लिक लोड बैलेंसर यूज होगा, स्टाफ प्राइवेट है तब भी। दूसरे सिनेरियो में आप बोलेंगे हाँ मेरे पास वीपीएन है, तो उस सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा, फिर प्राइवेट लोड बैलेंसर आ जाएगा और वो इंटरनली बात करेगा। आपके हर सवाल के जवाब में इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता रहेगा। जी बिल्कुल, 2 सिनेरियो होते हैं। एक सिनेरियो होता है कि हम थ्रू वीपीएन जा रहे हैं 2 सर्वर आपस में, या एक सिनेरियो होता है कि हमने एक वेब सर्विस एस्टेब्लिश करी, उस वेब सर्विस के जरिए हम जो है ना वो लिंक एस्टेब्लिश कर लेते हैं कम्युनिकेशन का। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, दोनों ऑप्शन है। अब आप जो सिनेरियो बनाएंगे, मैंने आपको बस इतना बता दिया कि दोनों ऑप्शन फिजिबल हैं आपके स्टाफ के लिए, आप दोनों यूज कर सकते हैं। उसमें वीपीएन होगा प्राइवेट, वीपीएन नहीं है पब्लिक, बस। आप हाँ 2 लोड बैलेंसर अलग लगा दें, एक स्टेजिंग के लिए बना दें और एक आप उसके लिए बना दें, प्रोडक्शन के लिए बना दें। आप शायद ये पूछना चाह रहे थे, स्टेजिंग आप अपने स्टाफ को दे देंगे, प्रोडक्शन आपका जो नहीं होता क्या है, एक हो रहा है, एक है ब्रांच ऑपरेशंस, एक है ब्रांच के बैक ऑफिस। जफर भाई इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करते हैं हम लोग, ये डिटेल हो रहा है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आप हाँ, वो अलग निकल जाएगी। हाँ मैं अलग से डिस्कस करता हूँ। एक बात बताइएगा, हाँ बोले। ये मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो ए रिकॉर्ड है वो ये खुद क्रिएट करता है या वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा? यार असल में इसमें ए रिकॉर्ड 2 तरह से बनते हैं। ये वाला जो लोड बैलेंसर आपको डीएनएस देगा ना, ये एडब्ल्यूएस को अपना डीएनएस सर्वर उनके अपने ऑफिस में चल रहा है ना, उसके पीछे जहाँ जहाँ आईपी बदल ली है वो उसका एक रिकॉर्ड बना के देगा, जो कि ए रिकॉर्ड ही होता है क्योंकि उसके पीछे आईपी होती है। लेकिन आप जो कर सकता हूँ, क्या कह रहे हो, सॉरी? मैं उसको अपने में से फॉर एग्जांपल मेरे पास abc.com है, तो मुझे तो abc मैं उसका जो कस्टम डोमेन है वो थोड़ी यूज करूंगा, मैं तो कस्टम नहीं,
cm.com। आप एबीसी यूज करोगे लेकिन आप बनाओगे उसका सी रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड। क्यों? एबीसी के आगे एडब्ल्यूएस ने अपना जो डोमेन दिया ना वो लगाओगे। अगर आपने एनएस लुकअप करके उसकी जबरदस्ती आईपी निकाल ली ना, आधे घंटे के बाद आईपी शफल हो जाएगी, क्योंकि मल्टी नहीं, मैं ऐसी बात ही नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो हाँ यूजर्स हैं, हाँ जो उनको पता है मेरे पास sap.abc.com, हाँ राइट, बिल्कुल सही है, वो वो मुझे उसी पे मेरे जाएंगे, नाम वो से उसी पर जाएंगे। लेकिन बैक एंड पे जो रिजॉल्व होगा वो सी नेम की मदद से रिजॉल्व होगा, ए रिकॉर्ड रिजॉल्व नहीं होगा वहां पे, क्योंकि हाँ, तो आपके जो पास उसमें आईपी नहीं है ना, आपके होगा पास वो डीएनएस खत्म हो है। जाएगा। हाँ कासिम, आपने लैब की थी लास्ट टाइम EC2 हमारे साथ। जी जी। आपको याद है कि हमने एक वो खोला था अपना आईएस सर्वर का, हम ब्राउजर खोल लेते तो एक खास जी किस्म जी, का लिंक था। पता वो है। लिंक सी नेम कहलाता है। वो लिंक जो है ना, उसको जब आप अपने नाम पे डालोगे kasim.com समथिंग लाइक दैट, और उसी रिकॉर्ड को यूज करो, फॉर एग्जांपल लोड बैलेंसर 2 मिनट पे भूल जाओ आप, उसको अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका सी नेम बनेगा। सेम वही चीज लोड बैलेंस यहाँ पे भी यूज होगा। एडब्ल्यूएस की जितनी सर्विस है ना, उसमें एडब्ल्यूएस अपना डीएनएस जरूर देता है, उसके बाद आपको अपने डोमेन बनाने के लिए सी नेम बनाना पड़ता है। राउट 53 यूज करना पड़ेगा ना मुझे? नहीं, आप अपने रिकॉर्ड में डीएससी नेम डाल दो, खत्म बात। राउट 53 यूज मत करो। वो तो डिपेंड करता है आपने जोन कहाँ बनाया हुआ ना। मेरे क्लाइंट से गोडेडी पे यूज कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट से क्लाउड डीएनएस पे यूज कर रहे नहीं सर, फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो लोड बैलेंसर क्रिएट किया, हैं। हाँ, उसने एक ऑटो जनरेटेड एक नाम मुझे बना के नाम दिया, दे दिया, राइट। बिल्कुल सही है। मुझे वो यूज नहीं करना, मुझे करना है एबीसी। अब इन दोनों को मैं कैसे इसको मैं वही दरमियान में कह रहा हूँ, कैसे लेके आप आऊंगा? जाओ गोडेडी के ऊपर या जाओ राउट 53 पे, कहीं भी चले जाओ, वहां बनाओगे क्रिएट रिकॉर्ड, वो पूछेगा कौन सा बनाना है, एमएक्स बनाना है, क्वाड ए बनाना है, ए बनाना है। आप बोलोगे मुझे सी नेम बनाना है, सी नेम सेलेक्ट करेगा, वो कहेगा आपने अपना नाम क्या देना है, आपने बोलना है kasim.com। बोलेगा किसके नाम पर रिजॉल्व करना है, आपने इसका लंबा चौड़ा डीएनएस उठा के वहां डाल देना, हो गया रिजॉल्व, खत्म। कस्टमर को आपने थोड़ी नाम देना है, कस्टमर जब उस नाम पे आएंगे तो वो इस वाले डीएनएस पे रिजॉल्व, सी नेम होता ही इसी काम के लिए कि जो एक्चुअल असल डीएनएस बना उसके ऊपर अगर कोई और डीएनएस लगाना हो तो उसके लिए सी नेम रिकॉर्ड यूज होता है। सर सी नेम नॉर्मली सब डोमेन्स के लिए होता है, जैसे sap.abc.com, तो एबीसी नहीं मेरा जरूरी नहीं है, मेन नहीं डोमेन नहीं जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है। सब डोमेन एक पार्ट है जरूर, लेकिन सी नेम इस पर्पज के लिए यूज नहीं होता। सी नेम जो होता है वो क्लोनिकल नेम होता है। अब वो क्लोनिकल नेम आपका सब डोमेन भी हो सकता है, क्लोनिकल नेम कोई और नाम भी हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ पे सी नेम चल जाता है आराम से। मतलब सी नेम इसी पर्पज के लिए यहाँ पे आप ए रिकॉर्ड AWS में यूज हो जाता है, राउट 53 वाले में ए रिकॉर्ड उठा लेता है, लेकिन बाकी जगहों पे ए रिकॉर्ड नहीं उठाएगा। उसकी वजह यह है कि ए रिकॉर्ड आईपी के लिए होता है, नाम के लिए नहीं होता। आगे चलते देखें। हाँ बस वो जो जब मेन होता है वो तो abc.com है, उसके पीछे तो कोई आईपी होगा, डेफिनेटली कोई कैरेक्ट, आईपी होगा, वो सिंगल आईपी होगा। हाँ लेकिन हमने डीएनएस यूज करना है सी नेम वाला। मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, इसकी लैब कराऊंगा, तो मेरे पास राउट 53 में डोमेन खरीदा हुआ है, और आप लोग अपने हाथ से डोमेन यूज कर सकते हो। शेरदिल IT Academy.net के नाम से हमारा एक प्रैक्टिस डोमेन है, उस पर लोड बैलेंसर वगैरह बना के उस पर अपनी आप राउट 53 पे लैब कर सकते हो, मैंने खरीदा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को अलग से कोई डोमेन लाने की जरूरत नहीं है। ये देखो एप्लीकेशन वर्सेस क्लासिक की बात करें कि एप्लीकेशन क्लासिक के अंदर हर एक के अंदर इंडिविजुअल ट्रैफिक जाता है, मतलब बराबर होता है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्या है, यहाँ आ रहा है kasim.com, तो ट्रैफिक इधर निकल गया, रूल बना हुआ यहाँ पे, और ये कह रहा है api.kasim.com या api.zafar.com, ट्रैफिक इधर निकल गया। लोड बैलेंसर में ट्रैफिक आ गया, लेकिन जो रूल बनाए हुए उस रूल की मदद से ट्रैफिक अलग अलग हो गया। ये फायदा है एप्लीकेशन का और इलास्टिक का। नेटवर्क लोड बैलेंसर सिंपल क्या काम करता है, जहां पे आपको दोनों एंड पे कस्टम पोर्ट चाहिए हो, मतलब इधर भी रैंडम पोर्ट हो उधर भी रैंडम पोर्ट हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम टारगेट ग्रुप और ये लोड बैलेंसर्स वगैरह आराम से इसके ऊपर डिटेल से पूरी एक लैब बनाएंगे और इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, ठीक। मैं आज यहीं रोक रहा हूँ, मैं ऑटो स्केलिंग की थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो गया ये, तकरीबन हमारी 1.5 घंटे की इसके ऊपर सेशन चला गया, तो थोड़ा सा ज़रा हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं आज यहाँ रोक रहा हूँ। अगली क्लास में लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग पढ़ कर फिर इसकी हम लैब की तरफ चले आएंगे, क्योंकि लैब इकट्ठे होगी इसकी, लैब पूरी एक